अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी मेंटोर उम्मे उमैमा रुमान। कल की वीडियो में हमने एक ओवरव्यू लिया था मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का। उसके अलावा हमने इन दोनों का एक कंपैरेटिव नोट जो है वो डिस्कस किया था। फिर हमने मैनेजमेंट के जो एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट थीरीज़ जो कि प्रोवाइड की गई एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट के हवाले से, वो पांचों उनका ओवरव्यू लिया। और अब उनमें डिस्कस होने वाली जो टर्म्स हैं आज की वीडियो में हम उनको डिस्कस करेंगे, जैसा कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, रिपोर्टिंग एंड सो ऑन। और इसके अलावा हम मैनेजर के जो रोल्स हैं या रोल्स ऑफ मैनेजमेंट, इनको डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ प्लानिंग। प्लानिंग जो है एक स्पेसिफिक प्रोसीजर होता है टू कंप्लीट अ स्पेसिफिक टास्क, जिसमें हम ये डिफ़ाइन करते हैं कि किस तरह से हमने उस काम को करना है, कब करना है और कैसे करना है। अगर हम इसको इंग्लिश में डिफ़ाइन करें तो हम कह सकते हैं कि प्लानिंग इज़ द वे ऑफ डूइंग समथिंग स्पेसिफिक इन फ्यूचर, और वी कैन डिसाइड इन इट व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू। और हम ये भी कह सकते हैं कि प्लानिंग इज़ एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। अब अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजिंग की, तो जो ऑर्गेनाइजिंग है वो ड्यूटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक स्पेसिफिक वे में असाइन करने का नाम है। कि मतलब हम किसी कैपेबल बंदे की ड्यूटीज़ उसको असाइन करें या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसको असाइन करें, ताकि हम जो गोल है उसको जल्दी अचीव कर सकें, और जो मटेरियल या जो फोर्स हमारे पास मौजूद है उसको बेस्ट यूटिलाइज़ करते हुए अपना जो एजुकेशनल गोल है या ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसको अचीव कर सकें। तो इस चीज़ को हम ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। अब अगर इसको इंग्लिश में हम डिफ़ाइन करें तो हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग इज़ द अलॉटमेंट ऑफ ड्यूटीज़ and responsibilities and making optimum use of resources required to enable successful carrying out of a plan। ठीक हो गया। अब अगर स्टाफिंग की बात करें तो स्टाफिंग आपको पता है कि स्टाफ को हायर करने को ही स्टाफिंग कहते हैं। मतलब जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर हम एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें या एजुकेशनल गोल्स की बात करें, तो उसमें टीचर्स हायर करना, उसके अलावा हेड्स हायर करना, डीईओज़, डेप्टी डीईओज़, या फिर क्लास 4 को हायर करना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्टाफिंग में आ जाती हैं। अब अगर इसकी इंग्लिश की डेफिनेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि स्टाफिंग में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ हायरिंग एंड डेवलपिंग द रिक्वायर्ड पर्सनल या रिक्वायर्ड पर्सन टू फिल इन द वेरियस पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सॉरी। अब हम बात कर लेते हैं डायरेक्टिंग की। डायरेक्टिंग जो है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, गाइडिंग्स, काउंसलिंग, मोटिवेशन, मेंटोरिंग, लीडिंग पीपल्स इन सच अ वे टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर हम इसको उर्दू में डिफ़ाइन करें तो हम कहेंगे कि डायरेक्टिंग जो है असल में इंस्ट्रक्शंस देना है, टास्क असाइन करना है, गाइड करना है अपने वर्कर्स को, उनको मोटिवेट करना है, उनकी काउंसलिंग करनी है, उनको लीड करना है, उनकी मेंटोरिंग करनी है, उनकी मॉनिटरिंग करनी है। ठीक हो गया, ताकि हम जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स हैं उनको अचीव कर सकें। अब अगर कोऑर्डिनेशन की हम बात करें तो हम कहेंगे कि कोऑर्डिनेशन इज़ द ब्रिंगिंग टुगेदर टू द वर्कर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये मैंने अपने वर्ड्स में आप लोगों को डिफाइन कर दिया। या हम ये भी कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन इंटर रिलेटेड वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्क एंड ब्रिंगिंग इनटू अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड द थिंग्स। कोऑर्डिनेशन अब क्या है? कोऑर्डिनेशन ये है कि डिफरेंट वर्कर्स हैं या को वर्कर्स हैं, उनका आपस में इंटरेक्शन डेवलप करना, फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जितने भी पर्सपेक्टिव्स हैं उनका एम्प्लॉयज़ के साथ जो है इंटरेक्शन डेवलप करना, ये सब कुछ कोऑर्डिनेशन में आता है। अब अगर हम बात रिपोर्टिंग की करें, तो रिपोर्टिंग जो है हमारे इदारे के हिसाब से इंफॉर्मेशन या डाटा प्रोवाइड करने का नाम रिपोर्टिंग है। अब रिपोर्टिंग जो है, नो डाउट आप लोगों को पता ही होगा कि मोस्टली रिटन फॉर्म में होती है। क्वालिटेटिव भी हो सकती है, ये क्वांटिटेटिव भी हो सकती है। और अगर इसको इंग्लिश में हम डिफाइन करें तो हम कहेंगे रिपोर्टिंग इज़ एन एक्ट और अ मेथड विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड एंड इट्स ड्यूटी इज़ टू प्रोवाइड मैनर with all the data about performance of the organization। अब बजटिंग की अगर बात करें तो आपको पता है बजटिंग जो है वो रुपए पैसे के हवाले से या लेन देन के हवाले से या एक्सपेंडिचर के हवाले से है या एलोकेशन ऑफ मनी के हवाले से है। तो बजटिंग जो है, इसको अगर इंग्लिश में डिफाइन करें तो हम कहेंगे इट इज़ एन एस्टिमेशन या एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज
ठीक हो गया। या इट इज़ द फाइनेंशियल प्लान टू एक्वायर एंड यूज़ रिसोर्सेज टू अटेन द ऑब्जेक्टिव्स। मतलब आपके पास जितना बजट है आप उसको बेस्ट यूटिलाइज़ करते हैं, बजट को एलोकेट करते हैं, बजट को जो है उसकी एस्टिमेशन लगाते हैं और फिर उसकी डिमांड करते हैं। उसके बाद जब आपको मिल जाता है तो उसको बेस्ट यूटिलाइज़ करते हैं, उसकी मतलब कम से कम एक्सपेंडिचर में ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रोडक्टिविटी जो है वो प्रोवाइड करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। ये असल में आर्ट ऑफ बजटिंग है। अब कंट्रोलिंग की अगर बात करें तो कंट्रोल मैंने आपको पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया है, अपनी इंटरव्यू वाले सेशन वाली वीडियो में, कि कंट्रोल इज़ अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट का एक फंक्शन है विच हेल्प्स टू चेक द एरर्स टू मेक करेक्ट देम। कि जो आपके को वर्कर्स हैं या आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल है उन्होंने किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हुए अगर कुछ एरर्स की हैं या ओमिशंस हैं उसमें, तो आप उसको सेट करें। ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं इट इज़ डन टू मिनिमाइज डेविएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड्स। मतलब जो स्टैंडर्ड्स हमने सेट कर लिए हैं, हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को उन स्टैंडर्ड्स तक जाके ही अचीव करेंगे, नो डाउट। कोशिश तो पूरी करेंगे हम। अब उस स्टैंडर्ड से जितनी भी डेविएशंस होंगी हम उन डेविएशंस को कंट्रोल करेंगे कंट्रोलिंग के अमल में। मतलब जितनी भी एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हैं उनको हम असरअंदाज नहीं होने देंगे हमारी मेन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे। अब अगर हम रोल ऑफ मैनेजमेंट्स की बात करें तो जी तीन मेन जो रोल्स हैं मैनेजमेंट के हम उनको डिस्कस करेंगे इसमें। लेकिन उससे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ मैनेजमेंट। तो हम कह सकते हैं कि रोल ऑफ द मैनेजमेंट इज सेट ऑफ बिहेवियर दैट बिलोंग्स टू एन आइडेंटिफाइड जॉब। मतलब किसी भी स्पेसिफिक जॉब के लिए, किसी भी जॉब के लिए आपका जो बिहेवियर होना चाहिए प्रोफेशनल, उसको हम कहते हैं रोल। रोल ऑफ मैनेजमेंट क्या है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर का जो भी रोल होना चाहिए, जो भी बिहेवियर होना चाहिए उसकी जॉब के अकॉर्डिंग, उसको हम रोल ऑफ मैनेजमेंट कहेंगे। अब जो मेन रोल माने जाते हैं एक मैनेजर के, वो तीन हैं: इंटरपर्सनल रोल, इंफॉर्मेशनल रोल्स और डिसीजनल रोल्स। अब इंटरपर्सनल रोल्स क्या होती हैं? इंटरपर्सनल जो रोल्स होते हैं वो लोगों के दरमियान इंटरेक्शन की बेस पे वर्क करते हैं। कि जो आपका मैनेजर है या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर है, वो उसका लोगों के साथ इंटरेक्शन कैसा है। अब इसकी फर्दर 3 टाइप्स हैं, वो फिर मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में जाके डिस्कस करती हूँ। फिर इंफॉर्मेशनल रोल की अगर हम बात करें तो इंफॉर्मेशनल रोल ये है कि जो आपका मैनेजर है या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर है, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कलेक्शन ऑफ डाटा करता है। मतलब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है हायर अथॉरिटीज़ से और उसको डिसमिनेट करता है या डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने स्पैन ऑफ कंट्रोल को या अपने सबऑर्डिनेट्स को। ठीक हो गया। और जो डिसीजनल रोल है उसमें ज़ाहिर सी बात है कि वो डिसीजन मेकिंग करता है मैनेजर। उसके पास फॉर्मल अथॉरिटी होती है, उसके पास पावर होती है कि वो डिसीजन मेकिंग करे अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बेटरमेंट के लिए। उसके अलावा जितने भी इम्पोर्टेंट रोल्स ज़रूरी हैं वर्कर्स को असाइन करना, उनके हवाले से डिसीजन मेकिंग करे, प्लानिंग करे एंड सो ऑन। और इसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं। तो फिर हम नेक्स्ट स्लाइड्स में इनको डिस्कस कर लेते हैं। अब इंफॉर्मेशनल रोल की अगर हम बात करें तो इंफॉर्मेशनल रोल क्या है? मैंने आपको पहले भी बताया कि डाटा कलेक्ट करना और फिर उसको डिसमिनेट करना या डिलीवर करना या डिस्ट्रीब्यूट करना अपने सबऑर्डिनेट्स में, अपने स्पैन ऑफ कंट्रोल में, ये चीज़ जो है इंफॉर्मेशनल रोल ऑफ मैनेजर है। अब इसकी फर्दर 3 टाइप्स हैं जो कि है मॉनिटर, डिसमिनेटर एंड इंटरप्रेनर। अब मॉनिटर क्या होता है? मॉनिटर जो है आपको पता है जो ऑब्जर्व करता है परफॉर्मेंस को, उसको मॉनिटर कहते हैं। अगर इसको इंग्लिश में डिफाइन करें तो हम कहेंगे कि मॉनिटर इज़ द ऑब्जर्विंग फंक्शन ऑफ द मैनेजर टू ऑब्जर्व द परफॉर्मेंस ऑफ अदर्स या टू ऑब्जर्व द परफॉर्मेंस ऑफ सबऑर्डिनेट्स। या हम ये भी कह सकते हैं कि ऑब्जर्व द परफॉर्मेंस ऑफ हिज और हर स्पैन ऑफ कंट्रोल। ये तो हो गया जी मॉनिटर का लेवल, कि उसमें जो मैनेजर होता है वो ऑब्जर्विंग करता है कि लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, कहीं कोई एरर्स तो नहीं है, कोई काम चोरी तो नहीं कर रहा, लोग जो है एज अ ग्रांटेड तो नहीं वर्क को ले रहे, वो सीरियसली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और अगर कर रहे हैं तो किस हद तक बेटर वर्क कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो मॉनिटर के अंडर आ जाएंगी। अब अगर डिसमिनेटर की बात करें तो आपको पता है डिसमिनेटर जो है वो डिसमिनेशन असल में क्या होती है, पहले आप इस चीज़ को समझें। डिसमिनेशन जो है, जो ऑर्डर्स या जो इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हैं उसको दूसरों तक पहुंचाने का नाम,
उसको डिलीवर कर देने का नाम जो है डिसेमिनेशन है। तो अब डिसेमिनेटर में क्या होगा कि जो मैनेजर होगा वो डिसेमिनेटर होगा, वो स्पोक पर्सन होगा, वो पैगाम रसानी का काम करेगा। अगर हम इसको उर्दू में डिफ़ाइन करें ना, तो डिसेमिनेटर के लेवल पे जो मैनेजर होगा वो पैगाम रसानी का काम करेगा, एक मिडल मैन का रोल प्ले करेगा, स्पोक पर्सन का रोल प्ले करेगा, बेशक वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर हो। अब इसके अगर आपको डेली लाइफ एग्जांपल दूं, तो जो आपका हेड है स्कूल का वो एज ए मैनेजर वर्क कर है। अब जो ऑर्डर्स उसको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मिलते हैं, अगर वो आपको आपके स्कूल के अंदर उन ऑर्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, आपको आप तक पहुंचा देता है, तो ये होगी जी इनसाइड डिसेमिनेशन, क्योंकि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रह के ऑर्डर्स को डिसेमिनेट कर रहे हैं। लेकिन अगर ऑर्डर्स जो है पेरेंट्स तक पहुंच जाता है कि जी एडमिशन्स ओपन हैं, या आपके बच्चों के पेपर्स आने वाले हैं, या रिज़ल्ट अनाउंस होने वाला है, इस तरह की चीज़ें जो आप ऑर्गेनाइजेशन के बाहर डिलीवर करता है मैनेजर, वो जो है आउटसाइड डिसेमिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगी। इसकी डेली लाइफ एग्जांपल्स भी मैंने आपको दे दी, जैसे आप रिजल्ट अनाउंस करते हैं, या आप एडमिशन्स ओपन करते हैं, या अच्छा रिजल्ट आया है उसके आप बैनर्स वगैरह लगवा लेते हैं, या पेनोफ्लेक्सेस बनवा लेते हैं, तो ये आउटसाइड डिसेमिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगी। अब अगर इंटरप्रेनर का जो रोल है वो डिस्कस करें हम मैनेजर का, तो इंटरप्रेनर का मतलब क्या होता है? इंटरप्रेनर का मतलब होता है कि टेक इनिशिएटिव, किसी काम का जिम्मा ले लेना। ठीक हो गया। अब एंटरप्रेन्योर के रोल में जो मैनेजर होता है वो क्या करता है, वो चेंजिंग लाता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, और वो क्या करता है कि न्यू ट्रेंड्स के साथ मीटअप करने की कोशिश करता है। वो अपने इदारे को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को न्यू ट्रेंड्स के साथ कॉप करने के काबिल बनाता है। जितनी इंपॉर्टेंट चेंजिंग्स लाना ज़रूरी होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो लाता है ताकि न्यू ट्रेंड्स के साथ मीटअप किया जा सके। उसके अलावा जो इदारा है या ऑर्गेनाइजेशन है उसको तरक्की की राह पर गामजन किया जा सके। तो इस तरह की जो डिसीजन मेकिंग है प्रेनरशिप के अंडर जो मैनेजर है वो लेता है, कि जिसमें उसकी ऑर्गेनाइजेशन या उसके इदारे की बेटरमेंट पे वो काम करता है। अब हम देख लेते हैं फिगर हेड या लेयन और लीडर के रोल को, जो कि इंटरपर्सनल रोल है। अब आपको मैंने पहले भी बताया कि इंटरपर्सनल रोल क्या होता है। इंटरपर्सनल रोल ये होता है कि डिफरेंट लोगों के दरमियान आपस में जो उनके आपस में इंटरेक्शन होता है या उनके आपस में ताल्लुकात होते हैं, वो इंटरपर्सनल रोल होता है। कि जो मैनेजर होता है वो सबके साथ अपने जो आप ऐसे समझ लें कि एक हम कहते हैं ना गुडविल बना के रखना, या हम ये कहते हैं कि जी सोशल सर्कल बना के रखना, वो चीज़ जो है वो इंटरपर्सनल रोल है। ठीक हो गया। अब इसकी जो 3 टाइप्स हैं, फिगर हेड, लेयन एंड लीडर, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं फिगर हेड को। फिगर हेड जो है उसमें जो आपका मैनेजर होगा या ऑर्गेनाइजेशन का जो भी मैनेजर होगा, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे वर्क करेगा, नुमाइंदे के तौर पे वर्क करेगा। मतलब इदारे से बाहर किसी और ऑर्गेनाइजेशन में, किसी और सर्कल में वो इदारे का नुमाइंदा बन के जाएगा। ये चीज़ है जी फिगर हेड। उसके बाद अगर लेयन की बात करें, तो लेयन में जो है लिंक करता है, जो मैनेजर होता है ना, वो लिंक करता है ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट अदर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ या सोसाइटी के साथ। अब एल से लेयन और एल से लिंक, इसकी आपने निमोनिक्स बना लेनी है, और इस तरह से आपने याद रख लेना है कि लेयन का जो रोल होता है मैनेजर का, उसमें वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, डिफरेंट लोगों से, सोसाइटी से जो है वो लिंक बनाने की कोशिश करता है, गुडविल बनाने की कोशिश करता है। ठीक हो गया। अब लीडर, लीडर का तो आपको पता ही है कि लीडर जो है इन्फ्लुएंसिंग अदर्स, या फिर मोटिवेटिंग अदर्स, या फिर गाइडिंग अदर्स, ये लीडर की जो है वो क्वालिटी होती है। तो अब लीडर का रोल क्या होगा कि जो मैनेजर होगा वो अपने सबॉर्डिनेट्स को भी, अपने स्पैन ऑफ कंट्रोल को भी गाइड करेगा, मोटिवेट करेगा और इन्फ्लुएंस करेगा, और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी वो कोशिश करेगा कि वो इन्फ्लुएंस करे लोगों को, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटरमेंट पे काम करे। अगर इसकी डेली लाइफ एग्जांपल मैं आपको दूं, तो जैसे फॉर एग्जांपल एक घी बनाने वाली कंपनी है, कोई भी घी बनाने वाली कंपनी है, तो उसका जो मैनेजर होगा वो लिंक सॉरी लीडर का रोल जब हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वो गाइड करेगा, मोटिवेट करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा अपने अंडर वर्कर को कि आप लोगों ने सेल्स को बूस्ट अप करना है। जो उसकी सेल्स टीम है फॉर एग्जांपल, वो उसको कहेगा कि आपने सेल को बूस्ट अप करना है। उसके अलावा वो डिफरेंट
दूसरी कंपनीज से मिलेगा, जहाँ से वो कैनोला मंगवाएगा या जहाँ से वो सनफ्लावर ऑयल मंगवाएगा या इस तरह की चीज़ें जो है वो अरेंज करेगा, या उसके अलावा डिफरेंट दूसरी जो ऑयल कंपनीज़ हैं उनके साथ वो राब्ते में रहेगा, वो रेट्स के हवाले से डिस्कस करेगा, वो देखेगा कि मार्केट में डिमांड कितनी है, फिर हम लोगों के पास प्रोडक्टिविटी कितनी है, वो ये सारी चीज़ें मैनेज करेगा। ठीक है, लीडरशिप के उसमें रोल में। अब अगर उसके डिसीजनल रोल की बात करें तो इसकी दो फर्दर टाइप्स हैं, जिसमें रिसोर्स पर्सन और निगोशिएटर की के रोल्स हैं मैनेजर के पास। तो डिसीजनल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि डिसीजनल में क्या करेगा मैनेजर, वो डिसीजन मेकिंग करेगा, वो फैसले करेगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बेटरमेंट के लिए, अच्छाई के लिए, उसकी तरक्की के लिए। अब रिसोर्स पर्सन या इसको रिसोर्स एलोकेटर भी कहा जाता है, कि वो रिसोर्सेज पैदा करेगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी ऑयल कंपनी की, तो वो डिफरेंट रिसोर्सेज पैदा करेगा कि जिसमें वो डिफरेंट सेमिनार्स कंडक्ट करवाएगा, वो डिबेट्स करवाएगा, वो कंपटीशंस रखवाएगा, वो कुकिंग शोज़ रखवाएगा, इस तरह के रिसोर्सेज बनाएगा वो कि लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ऑयल कंपनी के हवाले से वो अवेयरनेस भी दे सके, उसके अलावा डिमांड को बढ़ा सके अपनी कंपनी की और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके। उसके अलावा वो जो रॉ मटेरियल है उसको आप ऐसे समझ लें कि एक मुनासिब रेट पे अपनी कंपनी के लिए ख़रीदने की कोशिश करेगा, और इस तरह के डिफरेंट रोल्स जो है वो प्रोवाइड करेगा। और निगोशिएटर की अगर बात करें तो आपको पता है निगोशिएट करना क्या होता है, किसी चीज़ में बहस व मुबाहिसा करना। तो अब निगोशिएटर के लेवल पे जो मैनेजर है वो क्या करेगा, वो डिस्कशन करेगा, अच्छी डिस्कशन करेगा। लेन देन के हवाले से अगर हम बात कर लें, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि वो कम रेट पे रॉ मटेरियल अरेंज करेगा अपनी ऑयल कंपनी के लिए, तो वो एग्रीमेंट साइन करने से पहले वो निगोशिएट करेगा, वो बहस व मुबाहिसा करेगा, वो कहेगा जी ये रेट हमें ना दें, वो रेट दें, मार्केट में ये चीज़ है, वो चीज़ है, मतलब वो दलाइल देगा, और फिर अपनी ऑयल कंपनी के लिए रॉ मटेरियल को या जितने भी मतलब अगर पैकिंग के लिए उनको जो है मटेरियल की ज़रूरत है, जैसे कार्टन्स हो गए, जैसे टिन्स हो गए, या इस तरह की डिफरेंट चीज़ें हो गई, उनको वो रीज़नेबल प्राइस पे लाने की कोशिश करेगा। उसके अलावा रीज़नेबल प्राइस के अलावा वो प्रोडक्टिविटी के हवाले से जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको अरेंज करने की कोशिश करेगा, उनकी कमी नहीं आने देगा, और इस तरह की चीज़ें जो है वो निगोशिएशन के थ्रू जो है वो कम टाइम में उनको अरेंज करने की कोशिश करेगा, या कम उम, अ, पैसों में उनको अरेंज करने की कोशिश करेगा, या इस तरह से वो अपनी कंपनी को जो है एक सहारा या बैकबोन देगा या बैकबोन प्रोवाइड करेगा। अब मैनेजर की अगर स्किल की बात करें तो टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए, ह्यूमन स्किल्स होनी चाहिए, और कंसेप्चुअल स्किल्स जो हैं वो होनी चाहिए। अब अगर हम टेक्निकल स्किल्स की बात करें तो वो ये है कि टेक्निकल टास्क उसको कंप्लीट करने आते हों। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि वो डीलिंग करेगा, वो निगोशिएट करेगा, वो रिसोर्स पर्सन बनेगा, उसके अलावा वो इंटरपर्सनल रोल जो है वो प्रोवाइड करेगा। मतलब उसको सारी टेक्निकलिटीज़ जो हैं वो अपनी जॉब के हवाले से आनी चाहिए। जैसे आप एज ए टीचर, आपको ये टेक्निकलिटी आनी चाहिए कि आपने अपने बच्चे को किस तरह से अपनी क्लास के साथ स्टिक करके रखना है, और किस तरह से आपने उसके साथ डील करना है कि वो ड्रॉप आउट की तरफ ना जाए, या आपने उसके पेरेंट्स के साथ किस तरह से डील करना है कि वो आपके स्कूल को ही प्रेफर करें एडमिशन्स के हवाले से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो जो आपकी टेक्निकलिटीज़ के हवाले से आ जाती हैं, तो मैनेजर में भी ये टेक्निकलिटीज़ होनी चाहिए। अब अगर ह्यूमन स्किल्स की बात करें तो उसमें इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए मैनेजर में कि वो लोगों को की बात को समझ सके, उनके साथ डील कर सके, उनके साथ मिलके काम कर सके, और इवन दैट वो अगर नेगेटिव बिहेवियर भी शो कर रहे हैं तो उनके नेगेटिव बिहेवियर को भी वो पॉजिटिविटी की तरफ लाए निगोशिएशन के थ्रू। ठीक हो गया। अगर कंसेप्चुअल स्किल्स की बात करें तो मतलब उसमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अपनी जॉब के हवाले से, ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट पार्ट्स के हवाले से, उसके रिलेशनशिप का पता होना चाहिए। जैसे हायरार्की ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात कर लें तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा इमीडिएट बॉस कौन सा है, हमारी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो कौन सी है, रिसोर्स पर्सन कौन सा है, इस तरह की सारी चीज़ें, मतलब ये मैं आपको एज ए एग्जांपल बता रही हूँ। ठीक है। उसके अलावा वो इनसाइड और आउटसाइड के जितने प्रॉब्लम्स हैं ऑर्गेनाइजेशन की, उसके हवाले से उसको पता होना चाहिए। उसको उसके कंसेप्ट इतने अच्छे और पक्के होने चाहिए कि वो डिसीजन मेकिंग में हेजिटेशन फील ना करे, वो प्लानिंग अच्छे से बना सके, वो ऑर्गेनाइज कर सके अपने ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, अपने स्टाफ को ऑर्गेनाइज कर सके,
प्लानिंग के डिफरेंट स्टेप्स को ऑर्गेनाइज कर सके। उसके अलावा प्रोडक्टिविटी के हवाले से अगर ऑर्गेनाइजिंग की बात करें तो वो कर सके। इसके अलावा भी डिफरेंट रोल्स जो है वो प्रोवाइड कर सके, उसमें इस तरह की स्किल्स होनी चाहिए। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस टॉपिक में हमने डिस्कस करना है मैनेजमेंट की थीरीज़ को। हम तकरीबन मैं कोशिश करूँगी कि एक ही वीडियो में आपके साथ सारी मैनेजमेंट की थीरीज़ को डिस्कस करूँ। तो आप लोगों ने जो है वेट करना है मेरी नेक्स्ट वीडियो को का, और आपने इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।